Hello all, welcome back to Progress with Prachi. I'm Prachi Soni from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad, and we are here to study class 11th NCERT Geography, and Fundamentals of Physical Geography is the book we are currently studying. In this series, we have already completed the first two chapters. So if you are new to this series, I would request you to please go through the previous videos first and then refer to this one so that you have a close link to all of what I see. In today's class, we would be start talking about interior of the Earth. In the last chapter, we've already seen how Earth was formed, how lithosphere, atmosphere, hydrosphere, oceans, life, everything came. In this chapter specifically, we would be talking about the interior of the Earth, which means what are the specific things or features of the Earth from inside. Which means if you will cut the Earth in half, what are the things you will be observing in it. So what do you think? What is Earth from inside? Is it a hollow ball like आपने अगर टेनिस बॉल खेली है तो हम सबको बचपन में उसको बीच में से काटने का बहुत क्रेज़ होता था कि इसके अंदर क्या है. So is it a tennis ball or is it a hollow ball or is it a solid ball like a cricket ball? क्या है? क्या वो भरी हुई है अंदर से, खाली है? क्या कभी आपने देखी हैं वोल्केनोज जो इरप्ट होते हैं, उनकी फ़ोटोज़ देखी हैं? सो वोल्केनोज से आई वुड गिव यू अ क्वेश्चन, क्या इंडिया में कोई वोल्केनो है या नहीं है? एंड इफ़ येस, सो प्लीज़ राइट द नेम्स ऑफ द वोल्केनोज इन द कमेंट सेक्शन. So if you have seen some volcanoes, the photos, the pictures of volcanoes ever in the past, so क्या आपने क्या देखा उन पिक्चर्स में से, वॉल्केनोज में से क्या निकलता है? हमने मॉल्टन गर्म, हमें पता है कि वन थिंग ऑल ऑफ अस नो इज जो उसमें से अंदर से सामान निकल रहा है, दैट इज़ नोन एज लावा. इट इज़ वेरी हॉट, हीट है, टेम्परेचर बहुत हाई, बहुत गर्म होता है. उसके साथ साथ उसमें से डस्ट निकलती है, स्मोक निकलती है, फायर निकलता है. ऑल दीज थिंग्स कम आउट ऑफ वॉल्केनोज. तो इनसे हम पता कर सकते हैं ये वॉल्केनो इज़ अ सोर्स थ्रू विच वी कैन नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के अंदर क्या है. वॉल्केनो क्या है? अंदर का ही सामान तो बाहर फेंक रहा है. सो वॉल्केनो से हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ, ऐसा क्या है अर्थ के अंदर. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय डायरेक्ट एविडेंसेस एज नीदर एनी ऑफ अस हैज़ nor anyone can reach the interior of Earth. इसका मतलब क्या है कि जो भी हमको अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो इनडायरेक्ट सोर्सेज से है. मतलब कि मैं, आप, कोई भी XYZ, कोई भी, ना आज की डेट में और ना फ्यूचर में आई डोंट नो इफ देयर इज अ टेक्नोलॉजी लाइक दैट, बट इट्स नॉट पॉसिबल. हम लोग अर्थ के अंदर इंटीरियर में नहीं जा सकते. आप अगर बात करो कि हम अर्थ के सेंटर में जाके चले जाएं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो अर्थ में क्या है, अर्थ किससे बना है, ये सब जानने के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन द इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन विच गिव्स अस अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. द कॉन्फिगरेशन ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ इज लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर. तो जिस तरह से हमारी अर्थ हमको बाहर से दिखती है, या जो भी इसमें अलग अलग लेयर बनी है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है डिवीजन, तो जो भी इसकी डिवीजन है वो ये डिपेंड करता है कि अर्थ के अंदर इंटीरियर क्या क्या प्रोसीजर हो रहे हैं. टू वर्ड्स, दैट इज एक्सोजेनिक एज वेल एज एंडोजेनिक प्रोसेसेस आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप. सो लेट अस एक्सप्लेन फर्स्ट कि दोनों इनका मतलब क्या है. एक्सोजेनिक का मतलब समथिंग विच इज हैपनिंग ऑन द एक्सटर्नल. एक्सटर्नल का मतलब समथिंग विच इज़ हैपनिंग ऑन द आउटसाइड. तो एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? वो फोर्सेस जो कि बाहर होती हैं, सरफेस पर हो रही होती हैं. एयर, बारिश हो रही है, बारिश की वजह से जो ज़मीन पे प्रेशर पड़ेगा, दैट इज़ एन एक्सोजेनिक फीचर, नॉट एन एंडोजेनिक फीचर. एंडोजेनिक का मतलब समथिंग विच इज़ हैपनिंग इंटरनली, इनसाइड द अर्थ. अर्थ के जो लिथोस्फीयर, मैं और आप अगर अर्थ के यहाँ सरफेस पे खड़े हैं तो जो यहाँ पे जितना भी प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. यहाँ पे जितना भी प्रोसेस होगा अर्थ के अंदर उसको हम बोलेंगे एंडोजेनिक प्रोसेस. और हर टाइम, एवरी सेकेंड, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक दोनों प्रोसेसेस
ऑपरेट करते हैं और ये अर्थ की शेप को, अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन को, उसके फीचर्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। A proper understanding of the physiographic characteristic of a region remains incomplete अगर एंडोजेनिक फोर्सेस को हम इग्नोर करें। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस तो हमको सामने दिख रहे हैं, जो हमारे सामने हो रहे हैं, तो उनकी हम डीलिंग कर लेते हैं, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। बट ये स्टडी इनकम्प्लीट होगी अगर हम एंडोजेनिक फोर्सेस को इग्नोर कर देंगे, मतलब वो फोर्सेस को जो इंटरनली हो रहे हैं। और इंटरनल फोर्सेस को समझने के लिए, इंटरनल प्रोसेस को समझने के लिए, एंडोजेनिक प्रोसेसेस को समझने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमको पता हो कि इंटीरियर में है क्या, व्हाट इज़ द कंपोजिशन। लिथोस्फीयर के बाद क्या, उसके बाद क्या है। सो टू नो द लेयर ऑफ अर्थ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो बोथ the exogenic, that is the external processes, as well as the endogenic, that is the internal processes which happens in the earth. Human life, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है अर्थ की फिजियोग्राफी पे। फिजियोग्राफी का मतलब बहुत सिंपल सा है, मैंने पहले ही बताया था। जो लोग माउंटेन्स पे रहते हैं उनकी लाइफ उस हिसाब से अपने आप चेंज और डिपेंड करती है। जो लोग प्लेन एरियाज़ में रहते हैं उनकी लाइफ उस तरीके से होती है। आइलैंड्स पे रहने वाले लोग, पानी के आसपास रहने वाले लोग, तो हम सब, ह्यूमन लाइफ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि अर्थ की कॉम्पोजिशन क्या है, व्हाट इज़ द थिंग इन फ्रंट ऑफ अस, व्हाट आर द थिंग्स विच वी सराउंड, विच आर अराउंड अस, सो दैट वो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। देयरफॉर इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन सारे फोर्सेस की स्टडी बहुत अच्छे से करें, जो भी हमको हमारी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है, लैंडस्केप डेवलपमेंट। टू अंडरस्टैंड व्हाई द अर्थ शेक्स, ये जानने के लिए कि अर्थ शेक क्यों करती है। अर्थक्वेक हम सबको पता है, हम सबने कभी ना कभी लाइफ में फील किया होता है। ये अर्थक्वेक आता कैसे है, व्हाट हैपेंड, ऐसा क्या होता है। कोई गुस्सा नहीं हो गया, जैसे बोला जाता है कि भगवान गुस्सा हो जाता है तो धरती हिला देते हैं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। देयर इज़ अ जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, अर्थक्वेक्स व्हाट इट कॉजेज, अर्थक्वेक आने के बाद क्या होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ऐसी कौन सी स्पेसिफिक जगह है, एरिया है जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होते हैं। सो बेसिकली शेकिंग ऑफ अर्थ इज़ नोन एज अर्थक्वेक। फिर सुनामी की वेव्स कहाँ से आती हैं, वॉल्केनोज कब इरप्ट होते हैं, कहाँ इरप्ट होते हैं, क्या निकल के आता है वॉल्केनोज में से, इन सारी डिटेल्स को जानने के लिए हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरह से अर्थ की फॉर्मेशन हुई, फ्रॉम क्रस्ट, मेंटल, देन कोर, क्रस्ट टू कोर, पूरा अर्थ किस तरह से फॉर्म हुआ। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट कि जो ये जितनी भी ये इंफॉर्मेशन है, ये इस लेयर्स के बारे में, ये हमको क्या क्या बताती है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं। सो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर। नाउ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दी अर्थ। हाँ, अर्थ के बारे में जो हमको इंफॉर्मेशन मिली है, व्हाट आर दी सोर्सेज। सो जो अर्थ का रेडियस है, इट इज़ अराउंड 6370 किलोमीटर्स। सो अब रेडियस कैसे पता चला मैम, किसी ने जाके नापा था? नो, हम में से कोई भी सेंटर में नहीं जा सकता है, हम कभी भी अर्थ के सेंटर तक नहीं गए हैं। वी हैव जस्ट कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ सैम्पल्स कलेक्ट करे हैं, जिससे हम ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के बता पाए। अंडर सच कंडीशन आप वंडर करोगे कि साइंटिस्ट को किस तरह से पता चल गया कि इंटीरियर में क्या है, क्या क्या टाइप्स ऑफ मटीरियल हैं इन सारी डेप्थ्स में। तो वन थिंग यू हैव टू नोटिस, ये सारी चीज़ें बस कुछ एस्टिमेट्स हैं, कुछ इन्फ्रेंसेस हैं, हमने कुछ सोर्सेज थे जिनके थ्रू हमने ये मिनिमम, साइंटिस्ट, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट ने ये मिनिमम इन्फॉर्मेशन निकाली है। इसके कुछ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं और हमने कुछ मटेरियल्स, यानी कि साइंटिस्ट ने कुछ मटेरियल्स को ऑब्जर्वेशन किया है, जिसके बेसिस पे दे आर गिविंग यू दिस इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट सोर्सेज की। तो डायरेक्ट सोर्सेज में इन्होंने 3 चीज़ों की बात करी है। योर फर्स्ट इज़ माइनिंग, सेकेंड इज़ डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, एंड थर्ड इज़ योर वॉल्केनिक इरप्शन। तो डायरेक्ट सोर्सेज में सबसे पहले तो जो सबसे अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल है हमारे सामने, वो होती है पत्थर, रॉक, सरफेस रॉक्स। जो हमको सरफेस पे जितनी भी रॉक्स मिलती हैं, जो हमको माइनिंग करने से, जब हमने ज़मीन का गड्ढा खोदा तो हमको मिली होंगी कुछ रॉक्स, सो उनके थ्रू हमको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। किस तरह से, ये एक दिस इज़ अ पीस ऑफ लैंड, मैंने यहाँ से खोदा और मुझे ये यहाँ से एक मिट्टी का टुकड़ा मिल गया। नाउ दिस मुझे एक पीस ऑफ लैंड यहाँ से
मिल गया। नाउ दिस पीस ऑफ लैंड की जब मैं स्टडी करूँगी, ये जो मुझे ज़मीन का टुकड़ा मिला, जब मैं इसको स्टडी करूँगी तो ये जो लेयर्स हैं वो यहाँ पे भी सेम, इस पत्थर की भी सेम होंगी और इस एरिया जो बाकी का एरिया है वहाँ की भी सेम होंगी। सो बेसिकली एक पत्थर से, एक रॉक से जो हम माइनिंग कर रहे हैं, जो हमको माइनिंग करके जो रॉक मिल रही है, उससे हम पता कर लेते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है। जो अफ्रीका में गोल्ड माइंस हैं वो अराउंड 3 to 4 किलोमीटर्स डीप है, यानी कि आप अगर उनमें इस तरह से गाड़ी चलाएंगे तो आप 3-4 किलोमीटर तक अंदर जा सकते हैं गाड़ी चला के, इतनी डीप वहाँ पे माइंस है। इसके बियॉन्ड ना हम जा सकते हैं और ना हम अभी तक गए हैं। क्यों नहीं गए हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर है, अंदर जाके जो टेम्परेचर है, इट इज़ वेरी हॉट। धीरे धीरे करके अंदर आप जब कभी जैसे बारिश भी हो जाती है तो अगर आप बाहर खड़े हो तो ना ज़मीन के अंदर से गर्मी आती है, हीट आती है। ये हीट क्यों आ रही है? बिकॉज अर्थ के अंदर हीट ट्रैप्ड है। जितना ज़्यादा आप माइनिंग करोगे उतनी ज़्यादा आप अर्थ की हीट से एक्सपोज हो। सो बिसाइड माइनिंग साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे पेनिट्रेट डीपर डेप्थ प्रोजेक्ट्स, यानी कि हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट है वो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है हम वहाँ पे अर्थ को डीप करें और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी जा रही है। जैसे कि 2 प्रोजेक्ट्स हमारे डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमने ओशन के फील्ड में डिग कर पता करने की कोशिश करी है कि व्हाट इज़ देयर इनसाइड द अर्थ। अभी तक हम जो फारदेस्ट पहुँचे हैं वो कोला, एक आर्टिक ओशन में जगह है जो कि अराउंड 12 किलोमीटर डेप्थ है, वहाँ तक हम पहुँचे हैं। और ऐसे बहुत से डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे हमें काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है और हम मटेरियल की कलेक्टिव एनालिसिस कर पाते हैं। थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस। वॉल्केनोज निकलते हैं ज़मीन से। मैंने अभी आपको बताया कि जो एक वॉल्केनो निकल रहा है कहीं से, फॉर एग्जाम्पल माई बुक इज़ एवरीथिंग, तो दिस इज़ अ वॉल्केनो, ये अर्थ के अंदर, ये फॉर्मेशन अर्थ के अंदर ही है। यहाँ से जो भी मटेरियल बाहर निकलेगा इट इज़ बट नेचुरल कि वो अंदर का मटेरियल होगा, दैट इज़ वाई इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम है। सो जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं दे फॉर्म अनदर डायरेक्ट सोर्स जिससे हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारा लावा, मैग्मा, डस्ट और ये सारे पार्टिकल्स निकलते हैं। तो ये जो मॉल्टन मटेरियल जो अर्थ में ऊपर आता है वॉल्केनिक इरप्शन में, फिर हम इसको लैबोरेटरी में जाके एनालाइज करते हैं और इससे हमें पता चलता है कि अंदर क्या होगा, अंदर व्हाट आर दी थिंग्स विच आर इनसाइड दिस पीस ऑफ लैंड, या फिर अर्थ में नीचे क्या है। और हम इसके डेप्थ को एनालाइज, हमें ये नहीं पता होगा कि कितना डीप से आ रहा है। अब मान लो दिस इज़ दी वॉल्केनो, दिस इज़ दी वॉल्केनो, अर्थ के ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे ऐसे वॉल्केनो बना हुआ है। अभी इसके अंदर से जो मटेरियल निकल के आया, मुझे नहीं पता है वो मटेरियल इस जगह से आ रहा है, इस जगह से आ रहा है, या फिर कौन से पॉइंट से, या फिर हो सकता है यहीं से बाहर आ रहा हो। तो हमें एग्जैक्टली ये पता नहीं चलता है कि यू नो डेप्थ कितनी है, कहाँ से, कौन से एरिया से आ रहा है, बट स्टिल इट गिव्स अस अ वेरी वैल्यूएबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट अप आर इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली कुछ नहीं बता रही हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, बट उनकी स्टडी करने से हम कुछ ना कुछ रेफरेंसेस, कुछ ना कुछ पॉइंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स इनडायरेक्टली कुछ प्रोवाइड करती हैं अर्थ के इंफॉर्मेशन के बारे में। माइनिंग एक्टिविटी जब हमने करी तो हमको ये पता चला कि जितना ज़्यादा हम डीप जाते जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। इसका मतलब क्या हुआ? समथिंग विच इज ओके, लेट्स टेक दिस वाटर बॉटल। इनका कहने का मतलब है कि अगर या मान लो ये अर्थ को हमने ऐसे डीप डिग किया, तो ये कह रहे हैं कि हमने जब माइनिंग करी, हमने जब यहाँ पे गड्ढा खोदा, तो हमको ये पता चला कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है? और प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर का मतलब हो गया किसी भी चीज़ पे दबाव। अब ये मेरे हाथ पे प्रेशर है, बॉटल खाली हो जाएगी, प्रेशर चला जाएगा। जैसे जितनी बड़ी बॉटल होती जाएगी उतना ज़्यादा प्रेशर होता जाएगा। सो क्या हो रहा है? जितना ज़्यादा वेट बढ़ता जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें हाफ बॉटल फिल करी तो प्रेशर कम होगा, जैसे मैं फुल फिल कर दूंगी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जितना आप डीप जाते रहोगे, जितना आप
अर्थ में अंदर जाते रहोगे, जो ऊपर का मटेरियल है वो इंक्रीज हो रहा है ना, which clearly signifies that there is a increase in depth, increase in temperature and pressure जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है. आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. जब हम अर्थ को वर्टिकली खोदते हैं तो इससे हमें ये चीज़ पता चली, जब हमने माइनिंग करी तो उससे हमें ये चीज़ पता चली कि अर्थ के अंदर जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है, यानी कि अर्थ की जो गर्मी है वो बढ़ेगी. इंक्रीज होना टेम्परेचर का मतलब सर्दी नहीं, गर्मी बढ़ेगी. और प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना आप अंदर जाते रहोगे मतलब ऊपर सामान ज़्यादा हो रहा है और इसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है. मोर ओवर डेंसिटी ऑफ द मटीरियल भी इंक्रीज होती है डेप्थ के साथ. डेंसिटी ऑफ द मटीरियल मैंने बताया था वो जहाँ पे एटम जितने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड. आप एक क्ले का पीस लेकर नहीं, एक आलू, आप पोटैटो, एक आलू को बॉईल करो और मैं उसको इस बॉटल के नीचे रख दूँगी तो क्या होगा? अगर ये बॉटल खाली होगी तो आलू एज इट इज़ रहेगा, पोटैटो विल बी द सेम. बट अगर ये बॉटल भरी हुई होगी तो क्या होगा? आलू पिचक जाएगा, इट विल स्मैश, इट विल मैश डाउन. इससे क्या होगा? वो आप उसको सॉलिड बॉल बनाकर छोटा कर सकते हो. सो बेसिकली डेंसिटी इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है तो जो नीचे की चीज़ है वो अपने आप सॉलिडिफाई और हार्ड होती जा रही है. ठीक है. सो डेंसिटी ऑफ द मटीरियल ऑल्सो इंक्रीजेज विद डेप्थ. इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज कैरेक्टर्स. रेट ऑफ चेंज का मतलब ये भी फाइंड करना पॉसिबल है कि जब मैं यहाँ पहुँची तो कितना कम हुआ, जब मैं यहाँ पहुँची तो कितना कम हुआ, जब मैं यहाँ पहुँची तो कितना कम हुआ. तो इससे हमें एक रेट पता चल जाता है कि हर 1 किलोमीटर बाद टेम्परेचर कितना बढ़ता है, प्रेशर कितना बढ़ता है और डेंसिटी कितनी बढ़ती है. इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज. तो हम ये रेट ऑफ चेंज भी एस्टिमेट कर सकते हैं. साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल एट डिफरेंट डेप्थ्स. वही मैंने बताया कि साइंटिस्ट ने पता कर लिया है कि इस वैल्यू, इस लेवल पे व्हाट इज़ द टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर, इस लेवल पे व्हाट इज़ टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर, इस लेवल पे व्हाट इज़ टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर. तो हमने ये चीज़ ऑलरेडी 4 चीज़ पता चली हैं. 4 चीज़ें क्या क्या हैं? जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि गर्मी बढ़ेगी. सेकेंड थिंग हमें पता चली है कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी प्रेशर इंक्रीज होगा. प्रेशर क्यों इंक्रीज होगा? दबाव पड़ रहा है उस चीज़ पे, अर्थ भारी होती जा रही है इसलिए प्रेशर बढ़ेगा. क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होगा तो थर्ड थिंग क्या होगी? डेप्थ के साथ साथ, गहराई के साथ साथ जो मटेरियल है वो डेंस भी होता जाएगा. चौथी चीज़ हमको ये पता चली कि हमें रेट ऑफ चेंज पता चला कि हर पॉइंट पे टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है और डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है. सो एट 3 different levels we got to know about 3 different rate of change. अनदर सोर्स जो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो है हमारे मीटियोर्स. मीटियोर्स क्या होते हैं? मीटियोर्स अर्थ सरफेस में नहीं, वो बाहर से आता है. मीटियोर एक तरीके का सेलेस्टियल बॉडी है. कोई भी चीज़ जो, जैसे एक पत्थर घूम रहा है स्पेस में, वो अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा तो क्या होगा? अर्थ के अंदर जो ग्रेविटी है वो उसको अपनी तरफ खींच लेगी और उसकी वजह से वो अर्थ पे आके गिर जाएगा. उसको हम मीटियोर बोलते हैं. अभी ये एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो मीटियोर है वो अर्थ के अंदर से नहीं आया है, वो बाहर की एक बॉडी है. पर फिर मैम उससे हमें कैसे पता चलेगा कि अर्थ में क्या है? उससे हमें ऐसे पता चलेगा कि जैसे वो बॉडी बन रही है या बन चुकी है सेम तरीके से अर्थ बना होगा. द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ दैट बॉडी एंड अर्थ इज सेम. जिस प्रोसेस से वो छोटी सी बॉडी, वो छोटा सा पत्थर बना होगा, छोटा सा नहीं होता है, वो बहुत बड़ा पत्थर होता है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. वो बड़ा पत्थर बना होगा और जिस इंटेंसिटी से, जिस प्रोसेस से अर्थ बनी होगी वो प्रोसेस सेम होगा. तो वो पत्थर का साइज रिलेटिवली अर्थ से बहुत छोटा है, तो हम उसकी स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा अर्थ किस तरह से बनी है या अर्थ में क्या हो सकता है. सो दे आर सॉलिड बॉडीज जो मटेरियल सेम एज, या फिर जो हमारे प्लैनेट का जो मटेरियल है वो सेम मटेरियल से बना होता है, इसलिए हम उसकी स्टडी के थ्रू जान सकते हैं अर्थ के इंटीरियर में क्या हो सकता है. अदर जो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं ये आपके आ जाते हैं ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड और सीस्मिक एक्टिविटीज. ग्रेविटेशन,
मैग्नेटिक फील्ड और सेस्मिक एक्टिविटीज। ग्रेविटेशन का बहुत सिंपल सा मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति होती है अर्थ की, जो किसी भी चीज़ को, मैं यहाँ बैठी हूँ, ये बॉटल टेबल पे पड़ी है, ये बुक टेबल पे पड़ी है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसको हम जी बोलते हैं, दिस इज नॉट सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन दी सरफेस। अंडरस्टैंड इट? इनके कहने का ये मतलब है कि जो डिफरेंट लैटिट्यूड्स हैं और जो डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स हैं उस पे जो ये ग्रेविटेशन है ये सेम नहीं होती। अभी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स आर योर पैरेलल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो लाइंस लेटी हुई होती हैं उनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। जो लाइन लॉन्गिट्यूड यानी कि लॉन्ग खड़ी होती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। तो लाइंस जो इस तरह की लाइंस होती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, जो इस तरह की लाइंस होती हैं उनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। सो ये जो लैटिट्यूड, इनका हम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इन आर इंडियन ज्योग्राफी वाली बुक में। इंडिया के लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के टर्म्स में वी विल बी स्टडीइंग अबाउट इट। सो ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, हर लैटिट्यूड पे यानी कि जैसे जैसे डिफरेंट लैटिट्यूड, मतलब अगर आप 0 डिग्री अर्थ के एकदम सेंटर में चले जाओगे सो ग्रेविटेशन डिफरेंट। आप माउंटेन पे जाओगे तो ग्रेविटेशन अलग होगा, आप प्लेन एरिया पे खड़े होगे तो ग्रेविटेशन अलग होगा। सो डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे जो ग्रेविटेशन होती है वो डिफरेंट होती है। इट इज़ ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। जो ग्रेविटेशन होती है वो पोल्स पर ज़्यादा होती है और इक्वेटर पर कम होती है। अभी मैम पोल्स क्या है, इक्वेटर क्या है, सब बाउंसर हो गया। अर्थ का शेप इज अ राउंड? नो, अर्थ का शेप है स्फेरॉइड, या फिर हम इसको बोलते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड का मतलब होता है जो जियोइड बोल सकते हो आप, GEOID, जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड, जिसका मतलब है कि जो अर्थ है वो एक्चुअली में बॉल की शेप की नहीं है बट एक एग की शेप की है। मतलब इक्वेटर की साइड से बाहर की तरफ बाउंस्ड है और पोल्स की साइड से अंदर की तरफ बाउंस्ड है। मतलब एग का शेप थोड़ा सा है उसका, मतलब इक्वेटर की साइड से इट्स बल्जिंग यानी कि बाहर को तरफ है और पोल्स की साइड से इट्स इनसाइड। ऐसा क्यों है, ये शेप क्यों है अर्थ की, राउंड क्यों नहीं है, ये भी हम देखेंगे। बट फॉर नाउ अर्थ पोल्स पे अंदर की साइड है। तो अगर मैं एक पॉइंट लूँ इनसाइड द अर्थ, दिस इज राउंड अर्थ, मैं अगर इसके अंदर एक पॉइंट लूँ, सो दिस पॉइंट वुड बी इक्वेटर के ज़्यादा पास होगा या अर्थ के ज़्यादा, पोल्स के ज़्यादा पास होगा। इमेजिन एन एग के आप अगर सेंटर में खड़े हो तो आप पोल्स के पास जल्दी पहुँचोगे या इक्वेटर के पास जल्दी पहुँचोगे? आप पोल्स के पास जल्दी पहुँचोगे, क्योंकि पोल्स क्या हैं, अंदर को दबे हुए हैं। अगर दो इक्वेटर के बीच में इतना डिस्टेंस है तो पोल के बीच में इतना डिस्टेंस है, कौन सा कम है? पोल्स वाला कम है। तो अगर मैं यहाँ सेंटर की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ पहुँचना दूर है बट यहाँ से यहाँ पहुँचना सिंपल, इजी है। तो जो ग्रेविटेशन की शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज़ हाई ऑन द पोल्स एंड लेसर ऑन द इक्वेटर बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। इक्वेटर दूर हो गया है इसीलिए वहाँ पे ग्रेविटेशन की शक्ति कम हो गई। अभी कम होने का मतलब ऐसा नहीं कि आप इक्वेटर पर जाके खड़े होगे तो आप उड़ जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ग्रेविटेशन पावर कम हुआ है, बट बहुत माइनर तरीके से, बट कम है। द ग्रेविटी वैल्यूज ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटीरियल। अभी जो ग्रेविटी की वैल्यू है ये मटीरियल किस चीज़ से बना है उससे भी बहुत ज़्यादा वैरी करती है। मतलब आप जिस चीज़, जो आपकी कॉम्पोजिशन है वो भी बहुत मैटर करता है उस जगह की ग्रेविटी के चांसेस होने। देयर आर प्लेसेस ऑन द अर्थ जहाँ पे नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है, एंड देन देयर आर प्लेसेस ऑन अर्थ जहाँ पे नॉर्मल से बहुत कम ग्रेविटी है। सो नीचे के मटेरियल क्या है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी ग्रेविटी। जो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंसेस दिस वैल्यू। और ये क्यों है? क्योंकि अर्थ के अंदर जो सामान है, जो मटेरियल्स हैं, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है
कि ये वाली लेयर में अर्थ के अगर आप नीचे जाओगे तो ये लेयर पूरी आयरन की बनी है, ये लेयर पूरी मैग्नीशियम की बनी है, ये लेयर पूरी एल्यूमिनियम की, पूरी ऑल ओवर दी वर्ल्ड ऐसा नहीं है। देयर आर वेरिएशंस, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। हो सकता है यहाँ पे आयरन ज़्यादा हो, यहाँ पे हो ही ना, यहाँ पे थोड़ा सा हो, यहाँ पे बहुत सारा हो। सो देयर इज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द अर्थ। इसीलिए जो ग्रेविटेशन की जब हम रीडिंग निकालेंगे, मतलब मैं आपको बोलूँ कि आप इंडिया के जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक आपको पूरा ग्रेविटेशन देखना है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, तो अगर आप ऐसे जाओगे तो आपको बहुत सी जगहों में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में और कन्याकुमारी में जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो और जगह सेम होगा। इट इज़ नॉट दैट, डिफरेंट होता है, अलग होता है। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी अनोमली। अनोमली का बहुत सिंपल सा मतलब होता है एरर। तो ये जो ऊपर नीचे की चीज़ आ रही है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन एनोमली। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बट जब भी हम कोई कुछ काउंट करते हैं, वैल्यू काउंट करते हैं, तो हम जनरली ग्रेविटेशन को 9.8 अज्यूम कर लेते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना आए एनालिसिस। सो थर्ड थिंग इज मैग्नेटिक, सेकेंड थिंग इज मैग्नेटिक सर्वे। मैग्नेटिक सर्वेज क्या होते हैं? मैग्नेटिक, तो जितने भी आपके मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स मैग्नेटिक होते हैं। मेटल के पास आएंगे तो मैग्नेट के पास आएंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जितने भी ये मेटल्स होते हैं, जब हम इनके साथ मैग्नेटिक सर्वे, मैग्नेट के साथ कुछ रिएक्शन करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि किस तरह से अर्थ के अंदर कौन सी मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं हमारे क्रस्ट में। मतलब ऐसे कौन से मटेरियल हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो अगर वो अट्रैक्ट होगा, कुछ हमें लगेगा देयर इज़ अ पुल, हमें समझ में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ ऐसा है नीचे जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट डाल रहा है। नेक्स्ट कम्स इज योर सीस्मिक एक्टिविटी। सीस्मिक का मतलब एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू द अर्थक्वेक। तो ये सबसे सीस्मिक जो अर्थक्वेक होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमको अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताता है। इन द अपकमिंग क्लासेस वी वुड बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट व्हाट इज अर्थक्वेक, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक एंड एवरीथिंग. So I hope you understood the session, and if you like it, please hit the like button, to subscribe the channel, and please leave your comments, compliments and suggestions in the comment section. Thank you and have a nice day.